नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की। और केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बात दरअसल ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का जो अभियान है उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार लौटकर ना आए। इसको रोकना है तो कौन लोग इकट्ठा हो सकते हैं? तो जितने भ्रष्टाचार के आरोपी हैं या जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो रही है वो सब गोलबंद हो रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए। इन लोगों की रणनीति है और वो जो उनकी स्ट्रेटजी है उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है उनका जो मानना है, उनकी जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया जाए तो पूरे देश में रोका जा सकता है। यानी 2024 में 272 सीटों से नीचे लाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में रोकते हैं तो। अब इसके लिए वो उदाहरण देते हैं, बड़ी तार्किक बात है 2004 का। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माना जा रहा था कि लौटकर आ रही है, बनना तय है। इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और ये लग रहा था कि सरकार लौटकर आ रही है। कांग्रेस पार्टी उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी थी उस समय भी, और वो निराश और हताश थी। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सत्ता में लौट सकती है। अब उस समय की बात अगर आप याद कीजिए, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 10 सीटें मिली थी। 1999 में, उससे पहले जब उसको 183 सीटें मिली थी लोकसभा की, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 29 सीटों का था। और 1998 में जब 182 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, तब उत्तर प्रदेश का योगदान जो है 58 यानी 58 सीट्स का था। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में घट रही थी। 98 से 99 के बीच में घटी, लगभग जो है आधी हो गई। और 99 में 29 से जब 10 हुई, आप याद कीजिए 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। भारतीय जनता पार्टी को 137 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को 143, 137 और 143, 6 सीटों का अंतर था दोनों पार्टियों में। अब आप ये कल्पना कीजिए कि अगर 29 की 29 सीटें फिर से आ गई होती, या 29 की 29 सीटें आ गई होती, या कम से कम 20 सीटें भी अगर उत्तर प्रदेश से भाजपा की आ गई होती, तो 2004 में फिर से सरकार बनती। तो किसने रोका? उत्तर प्रदेश ने रोका। कैसे रोका? वहाँ सीटों की संख्या घटाकर। 2004 में एक तरह से स्प्लिट जो है, जो ज़्यादा हिस्सा था 10 के बाद जो 70 सीटें बची, वो उस बंटवारा हो गया था सपा, बसपा और कांग्रेस में। सपा को 22 सीटें मिली, बसपा को 20 सीटें मिली और कांग्रेस 21 सीटें जीती थी। बाद में एक जो है वो फिरोज़ाबाद की बाई इलेक्शन में सीट जीत गई कांग्रेस पार्टी, जिस पर राज बब्बर जीते थे डिम्पल यादव को हराकर। तो उसके बाद 22 सीटें हो गई थी उसकी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीटें घटने से बीजेपी सत्ता में आने से रह गई 2004 में। बाकी बहुत से फैक्टर्स थे, उन पर मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूं और कारण गिना चुका हूं कि किन वजहों से भारतीय जनता पार्टी की 2004 में सरकार नहीं बनी। लेकिन उन सब कारणों को, उन सब मुद्दों को किनारे रख दीजिए, सिर्फ एक बात पर ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है लोकसभा की, वहाँ से जो सबसे ज़्यादा सीटें ले जाएगा उसको बढ़त मिलेगी, ये तो तय है। और सत्ता में आने की संभावना भी बढ़ जाएगी, ये भी तय है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो घटी उत्तर प्रदेश में, उसने उसको राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता की दौड़ से बाहर कर दिया। तो 10 सीटों के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया। 2009 में भी 10 ही सीटें आई, उसको बढ़ा नहीं पाई। यही वजह थी कि 2009 में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़कर 206 हो गई, 137 से बढ़कर 206 हो गई। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो दक्षिण का था, दक्षिण में भी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी 2004 और 2009 दोनों चुनाव में जीते। राजशेखर रेड्डी उसमें सबसे बड़ा फैक्टर थे।
वो जिताकर कांग्रेस को लेकर आए। जो उन्होंने पदयात्रा की थी पूरे प्रदेश की, उसका असर हुआ कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, चंद्रबाबू नायडू सत्ता से बाहर हो गए और कांग्रेस पार्टी न केवल सत्ता में राज्य में आई बल्कि लोकसभा में उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई। उससे अच्छी परफॉर्मेंस और किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी की 2004 और 2009 में नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप इन लोगों का मानना है, कौन लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दो तरह के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वैसे तो एक ही तरह के हैं दोनों, जो भ्रष्टाचार के आरोप से की जांच से त्रस्त हैं, जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई से परेशान हैं। ऐसे लोगों को लग रहा है कि कुछ भी करो, दुश्मन से हाथ मिला लो, किसी से भी हाथ मिला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोको। अगर 2024 में आ गए तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इन लोगों के लिए सर्वाइवल का सवाल है, दो तरह के लोगों के लिए। एक पॉलिटिकल लोग हैं इसमें और दूसरे इंडस्ट्री के लोग हैं। इंडस्ट्री के जिन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, इनकम टैक्स की रेड चल रही है, सीबीआई की रेड चली है, या ईडी की जांच चल रही है, या दूसरी केंद्रीय एजेंसी किसी एजेंसी की जांच चल रही है, उन लोगों को लग रहा है कि अब रोकने का एक ही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जाए। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए उद्योगपति क्या कर सकते हैं? वो तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, वो ना वोट दिला सकते हैं, ना उनकी वोट दिलाने की क्षमता है, ना वोट देने से रोकने की क्षमता है। उनके पास एक ही जो है साधन है, संसाधन जुटाना, पैसा देना। तो विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश में संसाधन की, पैसे की कोई कमी ना होने पाए। जिसको खरीदना पड़े, वोट खरीदना पड़े, दूसरे तरीकों से अगर चुनाव को प्रभावित किया जा सके, कुछ भी करो, उस सब के लिए वो तैयार हैं। वो सब गोल बंद हो रहे हैं। वो समझा रहे हैं विपक्षी दलों को, जो भाजपा विरोधी दल हैं, कि आप लोग साथ आइए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। हम दोनों के सर्वाइवल का सवाल है, हम दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। तो इसलिए इस समय सारे मतभेद भूलकर कि पिछले समय में किसने किसके साथ क्या किया, क्या व्यवहार किया, कौन साथ था, कौन विरोध में था, ये सब भूल जाइए। भविष्य को अगर बचाना है, अपने भविष्य को अगर संवारना है, तो साथ आने में ही भलाई है। अब दूसरे लोग हैं पॉलिटिकल लोग। तो पॉलिटिकल लोग कौन कौन हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश में बड़ी स्पष्ट सी बात है कि भाजपा के अलावा जो पार्टियां हैं वो सब एक हो जाए, यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, ये चारों पार्टियां एक हो जाएं और ये चारों पार्टियां मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़े। 2019 के चुनाव को वो लोग अपवाद मानते हैं कि 2019 में बात नहीं बनी, उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये जिता सकता है। अब आप देखिए 2019 और 2024 में ज़रा तुलना कर लीजिए। एक क्षण को मान लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा उत्सुक है कि किसी भी तरह से इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए, तो उससे दलित वोट जो है इस गठबंधन को मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम और ओबीसी वोट लेकर आएगी। कांग्रेस पार्टी के पास अपना तो कुछ नहीं है, लेकिन आरएलडी के पास जो है जाटों का वोट है, एक बड़ा प्रतिशत है। ये सब मिलकर पश्चिम से पूरब और जो है मध्य और बुंदेलखंड में एक बड़ी ताकत बन जाएंगे, ऐसा इन लोगों का अनुमान है, ऐसा इन लोगों की सोच है। अब आप 2019 और 2024 की तुलना कीजिए। 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को सिर्फ 2 साल हुए थे। उस सरकार की परफॉर्मेंस से लोग पूरी तरह से परिचित नहीं थे, एक बात। दूसरी बात, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार था, केंद्रीय योजनाओं का जो उसका असर था, प्रभाव था, वो उतना नहीं था जितना आज 2024 में है। तो तब से आज की स्थिति में आप सामाजिक आधार की दृष्टि से देखें, आप भौगोलिक आधार की दृष्टि से देखें, और उसके अलावा आप जो है केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभाव के आधार की दृष्टि से देखें, भारतीय जनता पार्टी 19 की तुलना में आज बहुत मजबूती से खड़ी है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो निर्वाचन क्षेत्र गढ़ माने जाते थे विपक्ष के, जैसे समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़, मैनपुरी, रामपुर, आज ये गढ़ ध्वस्त हो चुके हैं।
आप आज मैं कह रहा हूं, आप मान कर चलिए, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में जीत नहीं सकती। वही स्थिति मैनपुरी की है, और वही स्थिति अगर क्या आजम खां के परिवार से तो अब कोई लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। तो अगर आजम खां के परिवार से कोई लड़ेगा नहीं तो रामपुर जीतना समाजवादी पार्टी के लिए लगभग असंभव जैसा होगा। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति है, समय राजनीतिक परिस्थिति, वो प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। भारतीय जनता पार्टी अगर 80 में से 75 से ज़्यादा सीटें जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो निश्चित रूप से एक माहौल बनेगा, एक चर्चा का विषय बनेगा कि ये बड़ा फॉर्मिडेबल जो है वो कॉम्बिनेशन बना है और ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। जो लोग ये कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, बनाने में लगे हैं, उनको लगता है कि 30 से 40 सीटें बीजेपी की घटाई जा सकती हैं। 30 से 40 सीटें, 40 सीटें घटाने का मतलब है 300 से नीचे लाकर जो है 260 पर, और कुछ राज्यों में और घटा लिया तो बीजेपी को जो है 230-240 पर ला सकते हैं। ये इनका कैलकुलेशन है। मेरा मानना है कि ये कैलकुलेशन काम नहीं करने वाला है। अब देखिए परिस्थितियां कैसे बदली हैं। 2019 को अगर आप याद कीजिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ था, बल्कि कहें जाटों का एक बड़ा वर्ग नाराज़ था। सारे जाट नाराज़ नहीं थे। जाट वोट भाजपा को 2019 में भी मिले थे, 17 में भी मिले थे, 14 में भी और 22 में भी मिले। 2019 में जाटों को खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मामला सीमित नहीं था। हरियाणा में कई जाट नेता, एक बड़ा वर्ग था जाट नेताओं का, जो गांव-गांव, पंचायत घूमकर भाजपा के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया। जिसको चाहो वोट दे दो, जिसको जिता दो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी का है, निर्दलीय है, पार्टी का है, किस पार्टी से, इससे फर्क नहीं पड़ता, भाजपा को हराना है। ये कोशिश की। इसके बावजूद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बड़ी कामयाबी मिली। तब से अब में जाटों के मन में भाजपा के प्रति जो नाराज़गी थी वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। एक बड़ा परिवर्तन ये आया है। दूसरा, लाभार्थी वर्ग। तीसरा, बहुजन समाज पार्टी का और कमज़ोर होना। 2022 के चुनाव में 12.8% पर वोट शेयर पर आ गई है बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी का अपने जनाधार में विस्तार करने में असफलता। बड़ी मुश्किल से 2022 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा था, वो भी उनसे अलग हो चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो सामाजिक आधार है उसमें मुस्लिम यादव के अलावा और कोई जुड़ा नहीं है। यादव में भी मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, 2024 के चुनाव में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में यादवों का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, युवाओं का खास तौर से, उनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है, वोटर नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक है और उनके नाम पर वोट करेगा। तो समाजवादी पार्टी पहले की तुलना में, 2019 की तुलना में और कमज़ोर होगी। और तीसरी बात, ये जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ये मानकर चला जाता है कि जो अर्थमेटिक मिल रही है उससे एक केमिस्ट्री भी बनेगी और ये पार्टियां आपस में एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र करा सकेंगी। अब सवाल ये है कि आरएलडी किसको वोट ट्रांसफ़र कराएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं, बहुजन समाज पार्टी को करा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट और जाटव मिलते हैं और उसमें मुसलमान मिल जाते हैं तो ये एक बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जाट मिलते हैं तो आप याद कीजिए 2019 में भाजपा से नाराज़गी के बावजूद जयंत चौधरी और अजीत सिंह दोनों अपनी सीटें लोकसभा की हार गए। तब से अब में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। तब से अब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में शिखर पर है। पूरी दुनिया में उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। पिछले 5 सालों में उन्होंने दुनिया भर में भारत का जो गौरव है उसको जिस तरह से बढ़ाया है, उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। तो लोगों के देखिए, लोग जो है केवल
पेट्रोल का दाम कितना हो गया, डीजल का कितना हो गया, आलू कितने में बिक रहा है और प्याज कितने में बिक रही है, केवल इस पर वोट नहीं करते। खास तौर से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नज़र डालते, उनके बारे में भी सोचते हैं कि देश का मान कौन बढ़ाएगा, देश को आगे कौन ले जाएगा, देश को ज़्यादा सुरक्षित कौन बनाएगा। तो 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, आतंकवादी घटनाओं के बारे में हम भूल गए कि हम बस में जब बैठते थे, ट्रेन में जब बैठते थे, तो सीट के पीछे लिखा होता था कि लावारिस वस्तु देखकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, वो बम हो सकता है। ये भी होता था, ये बहुत से लोग भूल चुके होंगे। कोई आतंकवादी घटना शहरों में नहीं हुई है, जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें, राष्ट्रीय स्वाभिमान की दृष्टि से देखें, और 22 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास की सबसे ऐतिहासिक तारीख होगी, सबसे प्रभावशाली, सबसे निर्णायक तारीख होगी, जब देश में एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगी। उसकी सुगबुगाहट अभी से सुनाई देने लगी है, दिखाई देने लगी है। पूरा देश जो है 22 जनवरी से आने वाले समय में राममय होने जा रहा है, और होना शुरू भी हो गया है। इसका कोई असर ही नहीं होगा, ये वही मान सकता है जो आंखें मूंद कर बैठा हो, या शुतुरमुर्ग की तरह जिसने रेत में गर्दन अपनी छिपा रखी हो और उसको लग रहा हो कि आंधी है ही नहीं। तो ये इस समय आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना, कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए, कोई भी उद्योगपति आ जाए, अगर उद्योगपति पैसा देकर, संसाधन देकर किसी पार्टी को चुनाव जिता सकते, तो वही तय करते देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि जो जनता वोट देती है वो उद्योगपतियों के संसाधन से प्रभावित नहीं होती, वो पार्टियों के झूठे वादों से प्रभावित नहीं होती, वो देखती है परफॉर्मेंस, उसके आधार पर जज करती है पार्टी को और सरकार को। और पिछले 10 साल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई है, जिस तरह से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, वो खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं। इसलिए ये रणनीति, ये योजना कारगर होने वाली नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात पर आमादा है कि किसी भी तरह से इंडी गठबंधन के अंदर बहुजन समाज पार्टी को लाना है। समाजवादी पार्टी को उससे दिक्कत है। समाजवादी पार्टी को मालूम है कि बसपा आएगी तो उससे मुस्लिम वोट बसपा को भी मिलेगा, इससे कोई समाजवादी पार्टी को फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये 2019 में अखिलेश यादव ने देख लिया, और 1993 में मुलायम सिंह यादव ने देख लिया। वो एक मिथक है जिसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वो मिथक कैसे गढ़ा गया, एक झूठा नैरेटिव कैसे तैयार किया गया, लेकिन उसकी बात में करेंगे। आज बात जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की हो रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन, उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी गठबंधन वो ज़मीन पर प्रभावी नहीं होने वाला, क्योंकि एक, आपस में दल भले मिल जाएं, दिल नहीं मिलने वाले। दूसरी बात, एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता ही नहीं है इन दलों में। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उसके पास तो वोट ही नहीं है, तो ट्रांसफ़र क्या कराएगी। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कहा यह जा रहा है कि इससे जो है बीजेपी आशंकित है, डरी हुई है, तो इसलिए बीजेपी जो है सेंट्रल एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन की घोषणा, इस गठबंधन की घोषणा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद या ठीक पहले की जाएगी, जिससे केंद्रीय एजेंसियों की कोई भूमिका न रह जाए। तो आप इंतज़ार कीजिए। पिछली बार मतलब 2019 में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 10 मार्च को जारी हुई थी। इस बार चर्चा ये है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद जो है 20 फरवरी तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। तो उसी के आसपास 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच में कभी भी इस गठबंधन की घोषणा हो सकती है। इसकी बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि भाजपा विरोधी जितने दल हैं उनको लगता है कि भाजपा को रोकने का एकमात्र अगर कोई उपाय उनके पास है तो यही है कि उत्तर प्रदेश में उसको
रोकने का प्रयास किया जाए, उसमें ताकत लगाई जाए। लेकिन वो कारगर नहीं होने वाली है, ये अलग बात है। लेकिन उनका प्रयास निश्चित रूप से है कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को 2019 की तुलना में सपा बसपा के बीच में दूरी और बढ़ गई है। तो 2019 में सपा बसपा दोनों उत्सुक थे एक दूसरे के साथ आने के। उनको लगता था कि दोनों पार्टियां साथ आ जाएंगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 2024 में साथ आने में सबसे बड़ा रोड़ा जो है, अखिलेश यादव की नज़र 24 पर नहीं है, उनकी नज़र 2027 पर है कि 2027 के लिए अपनी स्थिति को कैसे सुधारा जाए। और बहुजन समाज पार्टी की भी नज़र 2027 पर है, लेकिन 24 पर भी है। उनको मालूम है कि जो 10 सीटें अभी लोकसभा की हैं, वो अगर 2014 की तरह फिर 0 हो गई तो उनके लिए 2027 और कठिन हो जाएगा। तो सपा और बसपा दोनों की नज़र तो 27 पर है, लेकिन चुनाव 24 का लड़ रहे हैं, और 24 में भी दोनों के बीच में मनमुटाव या कहें दिलों में जो दरार है वो और चौड़ी हो चुकी है। तो उनका गठबंधन हो या ना हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मीडिया स्पेस जरूर मिलेगा अगर ये गठबंधन बनता है। भाजपा विरोधी ताकतों को प्रचार का एक मौका जरूर मिलेगा अगर ये गठबंधन बनता है। भाजपा के विरोध में एक विमर्श खड़ा करने का मौका जरूर मिलेगा अगर ये गठबंधन बनता है। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत लंबा समय नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।